एक बड़ी खबर जिस पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है। करीब 38 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। पहले कोर्ट उन लोगों को आज कोर्ट ने सुना है जिन्होंने परीक्षा रद्द करने की याचिका कोर्ट में लगाई थी, और उसके बाद दलीलें रखने का नंबर उनका आएगा जो कि चाहते हैं कि री नीट ना हो। सरकार और एनटीए की दलीलें भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। दरअसल 5 मई को नीट के नतीजे सामने आने के बाद कई छात्र और कोचिंग संस्थानों ने एनटीए के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं, और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने री एग्जाम को लेकर अपना पक्ष रखा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके नीट एग्जाम रद्द की मांग का विरोध किया। नीट यूजी मामले को लेकर एक याचिकाकर्ता अब्दुल्ला मोहम्मद फैज ने भी कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, और इस एफिडेविट में कहा गया है कि क्योंकि सीबीआई 6 एफआईआर में मामले की जांच कर रही है और 5 राज्यों तक उसकी जांच का दायरा फैला हुआ है, लिहाजा ये साफ है कि नीट का पर्चा लीक हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के मद्देनजर सुबह से ही कोर्ट में काफी गहमा गहमी भी रही। कई लोग मौजूद थे। क्या कुछ कह रहे लोग वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले फिर अब बात करेंगे अपने संवाददाताओं से और जानेंगे आज कोर्ट में क्या हुआ। यहाँ पर बनता है कि लास्ट ईयर 620 से 720 के बीच में केवल 13,558 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। इस बार ये जो नंबर है ये 58,500 के ऊपर का है। तो ये जो जंप आया है 500% का, तो ये तो क्वेश्चन बनाता है कि बच्चे बढ़ सकते हैं, 10% 20% ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ये 500% ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसीलिए बच्चे चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो भी हो वो बच्चों के हित में ही कोई बेहतर फैसला है। फेयर डिसीजन होना चाहिए हर एक एस्पेक्ट को देखते हुए, क्योंकि वो बच्चे भी हैं जिनको 650 लाने के बाद भी कॉलेज नहीं मिल रही है, तो साथ ही के साथ वो बच्चे भी जो 700 प्लस भी ला रहे हैं, फिर भी उनको डर है कि वापस एग्जाम हो जाएगी, तो हम सेम मोमेंटम लाके इतना कैसे वापस स्कोर करेंगे। पूरा साल भर 2 साल 3 साल की मेहनत करके एक बच्चा वो नंबर स्कोर करता है, और हम जानते हैं एज टीचर कि इतना बड़ा नंबर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। और दूसरा सेट जो है जो 600 से 650 के बीच में, जहां पर पिछले साल तक 610 तक सीट मिल रही थी, इस बार नहीं मिलेगी। वो सेट ये चाहता है कि रीनीट होना चाहिए। ज्यादा स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, ज्यादा की डिमांड? मैक्सिमम स्टूडेंट अगर देखा जाए तो वो रीनीट नहीं चाह रहे हैं। गवर्नमेंट तो अलाउ कर रही है पेपर देने के लिए, लेकिन इसकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि ये घर का बड़ा लड़का है, घर के खर्चे नहीं चल पाएंगे अगर ये 4-4 साल तैयारी करता रहेगा। उसकी कौन सोच रहा है? 10,000 बच्चे तो ऐसे ही ब्लैक लिस्टेड दिख रहे हैं। 25,000 और बच्चे वो अलग कोटा से आ जाते हैं, और 50,000 प्राइवेट सीट है, तो प्राइवेट सीट हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो बहुत सारे टीचर्स भी बोल रहे हैं कि बहुत कम बच्चे चाहते हैं कि रीनीट हो, और बहुत ज्यादा बच्चे चाहते हैं रीनीट ना हो। तो चलिए सीधा मनीष के पास चलता है। मनीष, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं, सबसे पहले बड़ी टिप्पणियां जो आज सीजीआई ने की है, कुल मिलाकर आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, कोर्ट इस पूरे मामले में दायरा समझना चाहता है। दायरा मतलब ये है कि आखिर ये मामला कितना बड़ा है, लीक कितना बड़ा है। क्या ये सिर्फ पटना तक सीमित रहा, क्या ये सिर्फ 2-3 सेंटर्स तक सीमित रहा, या फिर गड़बड़ी पूरे देश में हुई है। ये कोर्ट समझने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि इसके बाद ही ये बात। मनीष, आपको रोक रही हूँ जरा, याचिकाकर्ता अलग पांडे भी कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनते हैं, उसके बाद मनीष लौटती हूँ आपके पास। डिटरमाइन करना चाहते हैं कि किस एक्सटेंट तक बेनिफिशियरीज हैं, कितने एक्सटेंट पे बेनिफिशियरीज हैं, ये वर्ड उन्होंने यूज किया कि कितने बेनिफिशियरीज थे ओवरऑल इस मेल प्रैक्टिसेस से, कितने लोग को फायदा हुआ है। अगर ये 1, 2, 4, 5 है तो उसके लिए हम पूरी बच्चों को इफेक्ट नहीं कर सकते, पर अगर ये नंबर लंबा है, जैसे आपने बोला किस मोड में पेपर लीक, इसके बारे में भी काफी देर बात हुई, क्योंकि 2 घंटा बात हुई तो कुछ चीजें दिमाग में चल रही है। आप तो जजमेंट ले, मैं तो 2 घंटा पूरा सुन रहा था, बैठा था। एक बड़ा अच्छा चीज उन्होंने ये भी बोला कि जो आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो चेन ऑफ कस्टडी ऑफ पेपर है, जब आप प्रिंट पे जाता है, वापस दिल्ली आता है कि नहीं, ये बताया नहीं उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम पूरा पूछ के सब चीज लाएंगे। उसके बाद पेपर क्या डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से तो ट्रैवल नहीं करता है कहीं पे भी, क्या सारी जगह पेपर हार्ड कॉपी में ट्रैवल करता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल करता है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी अच्छी एजेंसीज हैं, हमारे पास इतने साइबर एजेंसी, इतनी स्ट्रॉन्ग साइबर एजेंसीज, टेक्नोलॉजिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग है, तो वहां से हम ये पता लगाएं कि जिस टाइम पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वहां तो कोई चांस नहीं। एक और बड़ी चीज अच्छी सीजीआई साहब ने ये भी पकड़ी, और मतलब जैसे आई वॉज सो हैप्पी, आज मैं इतना खुश था सीजीआई साहब को देख के। आई फेल्ट कि हाँ जस्टिस है, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक चीज़ और बड़ी अच्छी बोली कि कितने अब्रॉड में कहाँ कहाँ पे पेपर कंडक्ट होता है, भारत से बाहर कितने सेंटर्स हैं, और वहाँ पेपर कैसे पहुँचता है, क्या वहाँ पेपर डिजिटली पहुँचता है? अगर डिजिटली पहुँचता है तो लीक होने के चांसेस क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने ये भी बात की कि हम कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर लगाएं, कोई साइबर ऑडिट लगाएं। ऑडिट वर्ड तो नहीं हुआ था, कि किस तरह से हम साइबर सिक्योरिटी लगाएं और पता करें कि पेपर कहीं डिजिटली तो लीक नहीं हुआ है।
फिलहाल काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो जिस तरह से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की काउंसलिंग से पहले ही रोक लगी थी, वो रोक जारी रहेगी? प्रैक्टिकली तो 11 जुलाई को सुनवाई प्रैक्टिकली तो ऐसा ही लगता है मुझे भी। देखते हैं आप, और क्या उम्मीद करते हैं जिस तरह से आज हियरिंग हुई, आपको लगता है कि रीनीट का ऑर्डर? देखिए, आज की हियरिंग से ये समझ में आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बेंच और सीजीआई सर भी बहुत ज़्यादा सीरियसली इस मैटर को ले रहे हैं। बिकॉज उन्होंने ये भी बोला कि ये बोलने की जरूरत भी नहीं है कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है भारत का, नीट का एग्जाम, और इसके अंदर किसी भी तरह की इरेगुलरिटी हो रही है तो दिक्कत है। दूसरा, आप ये भी देखो, उन्होंने ये भी बोला, बड़ी ही देखा जाए तो बड़ी दूरदर्शी भी थी। उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर क्या स्टेप लेंगे आप कि अगली बार ऐसा लीक ना हो। चलो ठीक है, इस बार लीक हो गया पेपर, उन्होंने ज़्यादा प्रिज्यूम किया ये चीज़ कि लीक हुआ है क्योंकि प्रूफ्स काफ़ी सारे सामने थे। उनका नेक्स्ट ईयर नहीं लीक हो, इस बात को आप कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे एसओपी इंप्लीमेंट होंगे? तो ओवरऑल इस सबसे होपफुल तो है कि जो डिसीजन आएगा बच्चों के फेवर में होगा और वो जस्टिस होगी। पर हाँ, ऐसे में यही है कि वैसे फैसलों में फैसले आ सकते हैं, न्याय आना बहुत मुश्किल है। रीनीट होता है तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है बहुत से बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नहीं होता है तो पता नहीं, तो भी दिक्कत है शायद, अगर पूरा प्रोसेस ब्रीच्ड है तो। इस बारे में कहना भी। चलिए एक बार सीधा मनीष के पास चलते हैं। जी मनीष। देखिए, 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और इस सुनवाई के पहले एनटीए को तमाम सवालों के जवाब दाखिल करने हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछे हैं। कौन कौन से वो सवाल हैं? वो सवाल, पहला सवाल यही है कि एनटीए बताए कि लाभार्थी किस सेंटर से थे, जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है। इस मुद्दे पर एनटीए को खुलासा करना चाहिए कि लाभार्थियों की पहचान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। मतलब जो लोग चीटिंग करके पास हुए उनकी पहचान के लिए एनटीए ने अब तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। केंद्र सरकार और एनटीए बताए कि क्या यह संभव है कि डेटा एनालिटिक्स के जरिए ये जाना जा सके कि सस्पेक्टेड लाभार्थी कौन है। सीजीआई ने एनटीए से पूछा कि वो विस्तार से बताए कि प्रश्न पत्र लीक होने वाले केंद्रों, शहरों की पहचान करने के लिए एनटीए ने क्या कदम उठाए हैं, लाभार्थियों की पहचान के लिए अपनाए गए तौर तरीके क्या हैं, अब तक लाभार्थी के रूप में पहचाने गए छात्रों की संख्या कितनी है। बुधवार शाम 5 बजे तक एनटीए को इन सवालों के जवाब दाखिल करने हैं। दरअसल कोर्ट इस पूरे मसले पर दायरा समझने की कोशिश कर रही कि आखिर ये लीक का दायरा कितना बड़ा है। क्या ये सिर्फ पटना तक सीमित था, क्या ये सिर्फ पटना के 2-3 सेंटर्स तक सीमित था, या फिर इसकी कड़ियां कई दूसरे राज्यों तक पहुंची है? क्या इसका दायरा बहुत बड़ा है? अगर ये कुछ सेंटर्स तक ही सीमित था तो कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हम उन सेंटर्स पर जो बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि जो चीटिंग करके पास हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि डेटा एनालिटिक्स के जरिए और फॉरेंसिक के जरिए क्या ये पता लगाया जा सकता है कि किसने गड़बड़ी की है, और क्या उनको हम अलग कर सकते हैं उन लोगों से, उन बच्चों से जिन्होंने ईमानदारी से अपना एग्जाम दिया है। एनटीए को इस सवाल का जवाब देना है। कोर्ट लगातार ये भी पूछ रहा है कि कहीं इस तरीके से कोई जो पवित्रता है एग्जाम की वो भंगते। हाँ सर, संजय शर्मा जी हैं जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे। सर, क्या कुछ कहा है आज कोर्ट ने, कौन सी ऐसी टिप्पणी है जो बताती है कि शायद प्रक्रिया उस तरफ जा रही है, री एग्जाम की तरफ? कोर्ट ने ये कहा है कि आप एनटीए से अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि एनटीए के लिए ये नीट के एग्जाम की तरह का क्वेश्चन पेपर कोर्ट ने सेट कर दिया है। जितना टफ नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है, उतना ही टफ एनटीए के लिए कोर्ट के सवालों का जवाब देना है। कोर्ट ने कहा पहले तो आप ये बताओ क्वेश्चन पेपर कहां से लीक हुए, कब लीक हुए, क्वेश्चन पेपर लीक होने के दावे और एग्जाम के बीच का वक्फा कितना था, समय अंतराल कितना था, और तीसरा जो लोग लाभार्थी थे उनका पता लगाओ और उनकी संख्या कितनी है, किस तरीके से वो लाभार्थी हुए और उनकी संख्या कितनी। इन तमाम चीजों के साथ बहुत सारे सवाल कोर्ट ने पूछे हैं, जिसमें बताना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर जब छपे कहाँ, कौन सी प्रेस में, क्या तरीका था उनको भेजने का, विदेशों में कैसे भेजे गए, कुरियर के जरिए भेजे गए या फिर किसी खास तरह के बैग में भेजे गए। तो उन तमाम चीजों को लेकर कोर्ट ने सवाल पूछे हैं और उनको बोला कि बुधवार के शाम 5 बजे तक आपको ये सारे जवाब देने हैं। गुरुवार को अगली सुनवाई है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपके सवालों से हम संतुष्ट रहेंगे, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट में कि सिर्फ जो दायरा छोटा है वो सिद्ध करना है। अगर वो आप सिद्ध करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास री एग्जाम करने के अलावा कोई उपाय नहीं। अगर वो 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है,
इसमें ये भी है, हमें ये भी ध्यान रखना है। कोर्ट ने दूसरी तरफ ये भी कहा कि जो लोग री एग्जाम के लिए आएंगे उनमें से बहुत से मध्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम आय वर्ग के, उनके लिए दूसरे शहरों तक जाना, वहां रहना, आने जाने का किराया, खाना खर्चा, वो तमाम चीजें चुनौतियां हैं। बिल्कुल तो उनकी जो चुनौतियां हैं, उनकी जो मजबूरियां हैं, उन सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लिहाजा आप हमें जवाब दीजिए। चलिए, अगली सुनवाई है 11 तारीख को। शुक्रिया मनीष। संजय जी, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 11 तारीख को अगली सुनवाई है और जैसे संजय जी कह रहे थे कि जैसे नीट का एग्जाम होता है, ठीक कोर्ट ने उसी तरह का एक प्रश्न पत्र के तौर पर अब एनटीए के सामने रख दिया, जिसका जवाब बुधवार शाम को एनटीए को देना होगा।